नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं खेत खलिहान की, इसके साथ ही आपको कृषि जगत की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं जिसके माध्यम से आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गुणकारी हल्दी की। जी हाँ, जानेंगे कि आखिर हल्दी की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है और जो किसान भाई हल्दी की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं वो आखिर क्या कर सकते हैं। हल्दी की वैज्ञानिक खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी किस्म किसान भाइयों को लगानी चाहिए, साथ ही साथ भूमि की तैयारी आखिर किसान भाइयों को कैसे करना चाहिए और इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिन पर आज हम जवाब लेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान विशेषज्ञ राजकुमार धाकड़ जी जुड़ेंगे। वो हमें बताएंगे कि आखिर हल्दी की वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर RAK कॉलेज कृषि महाविद्यालय सीहोर में पदस्थ हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश में हल्दी की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और इसका 90% हमारे देश में ही कंजप्शन हो जाता है, जिसका बचा 10% भाग का हम विदेशों में निर्यात करते हैं। आपको मालूम है कि हल्दी एक बहुत ही लाभकारी फसल है। इसका उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है, जैसे कि इसका सर्वप्रथम जो है अपनी किचन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा उपयोग है कि औषधीय रूप में इसका प्रयोग अनादिकाल से किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मिट्टी एवं जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय क्रॉप है। इसीलिए ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया में और दक्षिण भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। दक्षिण भारत में मुख्यतः इसका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एवं उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इसका उत्पादन आजकल मालवा रीजन में किया जा रहा है। मालवा रीजन में जो कि माइल्ड क्लाइमेट होता है और इसकी दृष्टि से इसमें बारिश भी अच्छी रिसीव करता है, इसलिए मालवा में इसकी खेती बहुत अच्छे पैमाने पर की जा रही है। मृदा की अगर अपन दृष्टि से देखते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि अपना गोबर खाद जो होता है, इसका जो उसमें कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इसके लिए pH देखें तो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। pH का चुनाव करना बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा pH पर इसका जो उत्पादन कम हो जाता है। तापमान की बात करें तो इसके लिए जो उपयुक्त तापमान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बीज का चुनाव, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जिसके बीज का चुनाव कैसे करें। तो बीज सर्वप्रथम जो है अपना कंद गलन से मुक्त होना चाहिए। मीन्स गला हुआ बीज अपन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको फिर बाद में इसका उत्पादन लगातार कम हो जाता है। दूसरा, अगर इसमें देखते हैं तो बीज के बोनी से पहले इसको उपचारित कर लेना चाहिए। खेत की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमको इसके 3 से 4 बार गर्मियों में गहरी जुताई करना चाहिए। जुताई इस प्रकार हो कि इसकी आड़ी और तिरछी दोनों दिशाओं में जुताई होना चाहिए। मान लो कि अगर हमको बेड विधि में लगानी है या फिर मेड़ विधि में लगानी है या समतल ज़मीन में लगानी है, तो इसकी 3 जो मुख्य विधियां हैं, इसमें सबसे अच्छी बेड विधि है। इसके लिए क्या करती हैं कि जैसे आप देख रहे हो, हमने यहाँ पर तो मेड़ विधि का उपयोग किया है, लेकिन बेड विधि में क्या होता है कि अपन पूरे खेत में 1 मीटर चौड़े और पूर्ण खेत की लंबाई के अनुसार बेड बना लेते हैं। इसकी जो हाइट है बेड की 20 से 30 सेंटीमीटर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं 15 से 20 सेंटीमीटर भी चल जाता है। बीज की मात्रा कितना चाहिए, ये सभी जगह जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो किस्म के अनुसार भिन्न भिन्न बताते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है हमारे मालवा रीजन के लिए, वो है कि 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब 10 क्विंटल पर एकड़ का जो है बीज की मात्रा लगती है। तो इसको हम जब अगर बोनी करते हैं तो बीज उपचार के बाद इसको 40 सेंटीमीटर बाई
20 सेंटीमीटर पर इसकी बोनी अपन को करना चाहिए। इससे क्या है, इसके जो मदर कंद होते हैं और जो कंद होते हैं, इनको डेवलप होने के लिए, इनको विकास के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। इसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन आते हैं कि अपन पानी की सिंचाई कितनी करें। पानी की सिंचाई से पहले मैं आपको इसमें खाद एवं उर्वरक के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस एवं 80 केजी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। अब इसको कैसे अपन डालें अपने खेत में, कब और कैसे अप्लाई करना है, तो इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो इसके लिए जो 50% है, मतलब 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटेशियम, इसको आखिरी जुताई के वक्त खेत में मिला देना चाहिए और इसके बाद ही अपन को खेत को तैयार करना चाहिए। जो बाकी बचा है हमारा, उसका हमको 90 दिन पे या 100 दिन पे अपन को दोबारा मिट्टी चढ़ाते वक्त यूज करना चाहिए, जिससे कि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। हमारे मध्य प्रदेश में इसका जो बोनी का टाइम है वो जून है, तो अपन को जून में इसकी बोनी कर देना है और हो सके तो पहला पानी अपन अगर अवेलेबल है तो अपन सिंचाई कर दें, नहीं तो बरसात के समय इसकी सिंचाई से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसको अपन को 8.5-9 महीने इंतजार करना है, जो कि लगभग फरवरी तक अपना जो समय बनेगा। तो फरवरी में ये जब इसकी पत्तियाँ सूखने लग जाएंगी, पत्तियाँ ड्राई होने लग जाएंगी, तो ये अपन को ये समझ में आ जाएगा कि ये फसल अब पक के तैयार हो गई है। और जब ऐसा अपन को लगने लगे तो इसकी जो घास फूस है आप उसको काट के अलग निकाल सकते हैं, अथवा जो हार्वेस्टर आते हैं इसके हल्दी के, अगर बहुत बड़े पैमाने पे तो हार्वेस्टर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फिर अपन को हाथ से और लेबर की सहायता से इसकी अपन को खुदाई करनी होगी। खुदाई के बाद अपन ध्यान रखें कि इसको तुरंत ही अपन को छाया में रखना है, इसको धूप में डायरेक्ट नहीं रखें। अगर अपन को इसको कच्चा मार्केट करना है, बाजार करना है, तो इससे क्या हुआ कि उसका वजन जो है धूप से काफ़ी कम हो जाता है। अब इसके बात आती है इसके बाज़ार की, जो कि मध्य प्रदेश के किसान बहुत चिंतित रहते हैं, ये सोचते हैं कि इसका बाज़ार कहाँ करें, कैसे करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बड़ी सिटी हैं वहाँ पर लोकल मार्केट में इसका आसानी से 40 से 50 रुपये किलो कच्ची हल्दी का रेट मिल जाता है। तो कच्ची हल्दी का जो रेट मिल जाता है 50 रुपये केजी का, तो इसकी दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा रेट होता है। अगर अपन इसमें एक इकोनॉमिक्स की बात करें, अपन इसमें देखें कि इसमें कितना फ़ायदा है, तो पर एकड़ इसमें लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। सारी चीज़ अपन इसमें हल्दी का बीज अगर आप ख़रीदते हैं तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत कम आएगा। तो जो 2 लाख रुपए का आपका खर्चा है, इसके बाद इसमें आप आराम से 3 गुना तक मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू किसान भाइयों, धन्यवाद। तो हल्दी की वैज्ञानिक खेती को लेकर विशेषज्ञ राजकुमार धाकड़ जी ने हमें जानकारी दी और आखिर हम ये कह सकते हैं कि हल्दी जो एक बहुउद्देशीय फसल होती है, बहुउद्देशीय इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद एक और खास विषय को लेकर एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें जानकारी देंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कृषि प्रसार तकनीकी। जी हाँ, आज के दौर की यदि हम बात कर लें किसान भाइयों, तो डिजिटल क्रांति का ये युग चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि आखिर इंडिया को डिजिटल इंडिया के रूप में कैसे तब्दील किया जा सकता है, और इसी से जुड़ी हुई खास जानकारी आज हम लेकर आए हैं। दरअसल ऑनलाइन ये युग चल रहा है और ऑनलाइन कृषि प्रसार तकनीक से फसलों की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, उन्हें सक्षम व लाभदायक आखिर कैसे बनाया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग करके किसान भाई अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन तकनीक के माध्यम से व्यवसाय को लाभ में तब्दील करने के लिए किसान भाइयों को सबसे खास बात यह है कि आखिर इस तकनीक का उपयोग हम विशेषज्ञों की निगरानी में कैसे कर सकते हैं। कई ऐसे किसान भाई हैं जो कि इस तकनीक को सीख रहे हैं, और इस तकनीक को सीखने के बाद ये कितनी कारगर साबित होती है ये तो भविष्य में जानकारी मिल ही जाती है। और इसी विषय पर आज हमें जानकारी देंगी डॉक्टर अभिलाषा शर्मा जी। आप RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर में पदस्थ हैं। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कृषि तकनीकी के स्थानांतरण में ऑनलाइन माध्यम अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय की हम बात करें तो ऑनलाइन माध्यम एक सशक्त माध्यम की तरह हमारे सामने आया है। जब हम कृषि तकनीकी की बात करते हैं तो कृषि में नियमित रूप से बहुत सारी तकनीक विकसित हो रही है, नई नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं, नए नए बीज हमारे पास आ रहे हैं, खाद उर्वरक है, मशीनरी है, उसके साथ कीटनाशक दवाइयाँ हैं। ये तो काफ़ी सारी उद्यानिकी है जो तकनीकी है जो लगातार हमारे पास विकसित हो रही है, लेकिन आवश्यकता है कि हम इसका सही तरीके से स्थानांतरण करें। जब तक हम कृषि तकनीकी का स्थानांतरण नहीं करेंगे और वो अपने जो वास्तविक उपयोगकर्ता हैं, हमारे किसान हैं, उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तब तक ये तकनीकी बेकार होगी। तो जैसे मैं बात कर रही थी ऑनलाइन माध्यम की, ऑनलाइन माध्यम में सबसे अच्छा ये होता है कि जो किसान जहाँ पर रहते हैं, वो जहाँ उनका घर है, वहाँ पर उनको अपने घर पर बैठे बैठे ही सारी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बहुत समय से जानकारी प्राप्त हो जाती है, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कृषि की अगर हम बात करें तो योजनाओं की जानकारी है, कृषि आदानों के बारे में जानकारी है, कृषि की कार्यमालाओं की जानकारी है, जो समसामयिक कृषि की जानकारी है, वो सारी जानकारियाँ किसानों को अपने घर बैठे ही प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ ऐसे माध्यमों के बारे में बताना चाहूँगी जिनसे कृषि तकनीकी को हम किसानों तक पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी वेबसाइट्स की। वेबसाइट्स जो हैं, विभिन्न विभागों की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उनके माध्यम से हम कृषि की बहुत सारी जानकारियाँ किसानों तक पहुँचा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मंडी बोर्ड की वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें विभिन्न मंडियों में विभिन्न उत्पादों का क्या मूल्य उस समय चल रहा है, क्या भाव उस समय का है, वो सारी जानकारियाँ हमें पता चल जाती हैं। साथ ही अगर हम कृषि विभाग की बात करें, हम कृषि विभाग की वेबसाइट को खोलकर देखते हैं तो वहाँ से भी हमें मौसम की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आपको कृषि की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, अनुदान से संबंधित जानकारियाँ मिल जाएंगी, और भी जो जानकारियां हैं आपको समसामयिक कृषि कार्यमाला से संबंधित, वो समस्त जानकारियां आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है इन वेबसाइट की कि ये हिंदी में उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा होने के कारण कोई भी आसानी से इनका प्रयोग कर सकता है। अब मैं बात करूंगी दूसरा माध्यम जो हम ऑनलाइन माध्यम के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें आजकल मोबाइल में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिन्हें हम मोबाइल ऐप के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो ICAR ने विकसित किए हैं, जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा विकसित किए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट और निजी कंपनियों के द्वारा भी विकसित किए गए हैं। इसमें जैसे पूसा कृषि है, M किसान ऐप है, सुविधा किसान ऐप है। तो ये ऐप्स को अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, इससे भी आपको कृषि से संबंधित बहुत सारी तकनीकी जानकारी पता चल जाएगी। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो पूरी आपको समसामयिक सलाह देते हैं, आपको मौसम से संबंधित जानकारियाँ देते हैं, मंडी भाव की जानकारी देते हैं, कौन सी फसल आपको कब लगानी है, कैसे उसकी सोइंग करनी है, ये सारी आपको जानकारी देते हैं। विभिन्न जो कीट लग जाते हैं आपकी फसलों में या बीमारियां लग जाती हैं तो उनको कैसे समाधान करना है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और इन ऐप्स की भी ये खासियत है कि ये सारे ऐप्स भी हिंदी भाषा में हैं, तो यहाँ भी किसानों को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर मैं बात करूंगी अगला जो माध्यम है यूट्यूब। जनरली यूट्यूब का जो इस्तेमाल हम करते हैं सामान्यतः हम मनोरंजन के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन किसानों को यहाँ भी उन्नत तकनीकी से संबंधित वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। फिर मैं बात करूंगी व्हाट्सएप की।
व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी हम लोगों से जानकारियों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, पर हम इसका प्रयोग कृषि तकनीकी के स्थानांतरण में भी करते हैं। जैसे बहुत सारे किसान और कृषि वैज्ञानिकों के साथ आपस में मिलकर एक व्हाट्सएप का समूह ग्रुप बना लिया जाता है, जिसमें किसान और वैज्ञानिक सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें जब भी कोई नई तकनीक विकसित होती है तो जो वैज्ञानिक हैं वो हमारे उस ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे किसानों को नई तकनीक के बारे में तुरंत जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, आजकल क्योंकि मोबाइल फ़ोन की सुविधा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से हो गई है, इंटरनेट की सुविधा भी हो गई है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जहां हमें पहले लैपटॉप और कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती थी, हम आजकल अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी इस सारी तकनीकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोग इन सारे माध्यमों का प्रयोग करें। सभी हिंदी भाषा में है तो आपको समझने में भी परेशानी नहीं आएगी, और आप लगातार अपने वैज्ञानिकों से जुड़े हुए रहें और कृषि तकनीकी की उन्नत जानकारियों को समय समय पर प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और अंत में देश और दुनिया के साथ साथ यदि कृषि की हम बात करते हैं तो आखिर कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, तमाम जानकारियां हम देखेंगे खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। आय बढ़ाने के लिए शहद मिशन, पशुधन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता, जिलों में एक मंडी होगी हाईटेक, तिलहनी फसल अलसी, कीट मुक्त रखे गन्ना। और अब खबरें विस्तार से। किसानों की आय बढ़ाने के लिए शहद मिशन महत्वपूर्ण। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शहद बोर्ड के सक्रिय सहयोग के तहत अमूल शहद गुजरात कोऑपरेटिव दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के एक उत्पाद को लॉन्च किया है। इस अवसर पर पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला भी उपस्थित थे। समारोह में श्री तोमर ने छोटी जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के महत्व पर जोर दिया, जिसे देश में मधुमक्खी पालन के माध्यम से किसानों एवं मधुमक्खी पालकों की आय को दोगुना करने के लिए 500 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ लागू किया जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि देश में 86% छोटी जोत वाले किसान हैं। इन छोटी जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मधुमक्खी पालन जैसे कृषि के अन्य आयामों से जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शहद की गुणवत्ता देश में एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिसके लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर 5 क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं और 100 छोटी शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री श्री रूपाला ने शहद उत्पाद को लॉन्च करने पर बधाई देते हुए इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अमूल शहद को वैश्विक मानक के अनुसार परीक्षण के बाद शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और सरकारी समितियों के माध्यम से शहद बेचने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पशुधन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। पशुपालन एवं डेयरी विभाग DAHD, भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने हेतु एक साथ काम करने के लिए एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संयुक्त सहायता कार्यक्रम पशुधन स्वास्थ्य उत्पादन और पशु पोषण में सुधार, प्रमुख संक्रामक रोगों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी समाधानों आदि पर लागू होगा। इस सहयोग के बारे में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग देश में पशु स्वास्थ्य और उत्पादन की निगरानी व महत्वपूर्ण सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने कहा कि वन हेल्थ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पशुधन क्षेत्र को मजबूत करना एक जरूरी चीज है। कार्यक्रम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत के निदेशक ने कहा कि पशुधन क्षेत्र के स्थायी विकास और सुधार के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान देने के उद्देश्य से इस साझेदारी को मजबूत कर सम्मानित महसूस कर रहा है। ये साझेदारी छोटे पशुपालकों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। जिले में एक मंडी होगी हाईटेक।
मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में कार्यरत कर्मचारियों के हित में फैसले लेने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आवश्यकता हुई तो मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों की एक एक मंडी को हाईटेक मंडी बनाने की कार्यवाही तत्काल शुरू की जाए। ये बात कृषि मंत्री सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड श्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में पूर्व निर्धारित 30 जिलों की एक एक मंडी को हाईटेक बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही अन्य मंडियों में भी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने पूर्व की बैठक में हुए निर्णय अनुसार किसानों को मंडी प्रांगण में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों की भी समीक्षा की। तिलहनी फसल अलसी तिलहनी फसल है जिसे काली, भारी एवं दोमट मिट्टी में लगाया जा सकता है। इसके लिए 2 से 3 बार जुताई करें तथा पाटा लगाएं। इससे नमी संरक्षित रहेगी। अक्टूबर में बोनी श्रेष्ठ मानी जाती है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि किसान भाई अलसी के साथ 3:1 के अनुपात में चना, सरसों या मसूर लगाएंगे तो आमदनी ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। बोनी के पहले थाइरम या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। 5-5 ग्राम राइजोबियम एवं पीएसबी कल्चर के प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद बोनी के पहले खेत की नमी देखें। यदि नमी है तो 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो उथली बोनी ज़्यादा बेहतर होती है। अंतिम बिखरने के समय 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर गोबर खाद मिला दें। असिंचित भूमि है तो 65:125 किलोग्राम के अनुपात में यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर बोनी के समय खेत में डालें। सिंचित अवस्था में यूरिया सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करें। किसान भाई ध्यान रखें, उर्वरक एवं खाद्य देने के पहले कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा जरूर कर लें। चूंकि नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश की खुराक की मात्रा एवं देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा खरपतवार पर नियंत्रण रखें। कीट मुक्त रखें गन्ना। कुछ क्षेत्रों में पायरिल्ला कीट का प्रकोप शुरू हो सकता है। साथ में परजीवी एप्रिकेनिया भी नजर आ सकता है। परजीवी को अधिक से अधिक बढ़ावें। अगर खेत में नहीं हो तो पास के खेतों से परजीवी युक्त पत्तियां लगाकर लाएं। पायरिल्लिया के साथ सफेद मक्खी का प्रकोप भी प्रारंभ हो सकता है। इस समय गन्ने की बढ़वार के कारण कोई कीटनाशी का प्रयोग संभव नहीं है। परीक्षणों में क्राइसोपल्ला परजीवी का प्रयोग कारगर सिद्ध हुआ है। क्राइसोपल्ला के अंडे प्लास्टिक की डिब्बियों में लकड़ी के बुरादे एवं परजीवी के खाद्य पदार्थ के साथ प्रयोगशाला से आते हैं। इसको 1 एकड़ खेत में 20 से 25 जगह सफेद मक्खी ग्रसित क्षेत्र में डालें। ये परजीवी अनेक रबी एवं खरीफ फसलों के अन्य रस चूसक कीटों पर भी प्रभावी रहता है। जिन खेतों में गन्ने का तना छेदक या शीर्ष छेदक कीट का प्रकोप दिख रहा है, ट्राइकोडर्मा कार्ड का तुरंत प्रयोग करें। कार्ड पर बनी लाइनों से छोटे टुकड़े काटकर 10 मीटर के अंतर से गन्ने की पत्तियों के नीचे स्टेपल कर दें। 1 एकड़ में स्टेपल कर दें। 1 एकड़ में 3 से 5 कार्ड लगते हैं। इससे प्रभावी नियंत्रण होता है। तो खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।